अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब से कुछ देर पहले ही सैमसंग गैलेक्सी का अनपैक्ड इवेंट जो है वो एंड हुआ है और इसके अंदर S26 सीरीज से पूरे के पूरे लाइनअप को रिलीज़ कर दिया गया है। आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते ही सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के बारे में। तो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जो है नॉर्मली जनवरी के मंथ के अंदर होता है, लेकिन इस साल जो है ये इवेंट फेब के मंथ में हो रहा है। सैमसंग ने एक मंथ का डिले लिया है क्योंकि सैमसंग जो है वो कुछ प्लान कर रहा था कि अपने फ़ोन्स के अंदर मज़ीद ऐड किया जाए, और अब वो चीज़ें क्योंकि ऐड हो चुकी हैं तो फ़ोन की जो फाइनल लुक है वो हमारे सामने आ चुकी है, एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स। और आपने वीडियो के थंबनेल से भी फ़ोन की लुक देख ही ली होगी। इस इवेंट के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S26 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी S26 बेस वेरिएंट जो है ये रिलीज़ किए गए हैं। इसी के साथ साथ गैलेक्सी बड्स 4 भी रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर गैलेक्सी S26 को जो है पूरे के पूरे लाइनअप को ज़रा देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं और क्या छोटी छोटी चेंजेस किए गई हैं। सबसे पहले अगर इसके वेट के बारे में बात कर लें, जो कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ, उसका जो वेट है दैट इज़ 214 ग्राम्स, यानी कि 214 ग्राम, जो कि पिछले साल के मुकाबले यानी कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के मुकाबले में 221 ग्राम्स था, यानी कि कोई बहुत बड़ा मैसिव गैप नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा स्लाइटली यू कैन से कि लाइटर साइड पे फ़ोन चला गया है। इसी के साथ साथ जो सैमसंग ने एक स्टेप बैक लिया है वो ये है कि प्रीवियस ईयर और उससे पहले सैमसंग ने टाइटेनियम फ्रेम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, बट इस साल वो लोग एप्पल की तरीके से ही एल्यूमिनियम फ्रेम के वापस आ चुके हैं और टाइटेनियम को वापस ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ अगर सैमसंग के मेजर अपडेट्स के बारे में बात कर लें, अपग्रेड्स के बारे में बात कर लें, जो कि सैमसंग ने अपने इवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए हैं, उनमें सबसे पहले तो इसका आ जाता है प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर, और साथ ही साथ इसके अंदर आ जाता है एजेंटिक एआई का फीचर। सैमसंग ने एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द इवेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिए थे। और मैं भी जब इवेंट देख रहा था तो मैंने यही दोनों जो टर्म्स थी ये पूरे इवेंट के अंदर ढूँढता रहा हूँ, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में हाईलाइट की थी और बहुत ज़्यादा जो था एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मेरा। सबसे पहले अगर हम प्राइवेसी ग्लास की डिस्प्ले के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम एक प्राइवेसी ग्लास देखते हैं जो कि हम मार्केट में जाकर किसी भी फ़ोन पे लगवा लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ़ आप फ्रंट से अपने फ़ोन को विज़िबल रख पाते हैं, यानी कि आप खुद तो देख सकते हैं, लेकिन आपके साइड वाले एंगल से कोई भी बंदा उस फ़ोन को नहीं देख सकता। इसका नुकसान यहाँ पे ये होता है कि एक तो आपको डिस्प्ले की रेज़ोल्यूशन कम हो जाती है और ये अनकंट्रोलेबल है। मतलब ये कि अगर किसी दोस्त को आपने साथ बैठाकर कोई चीज़ दिखानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हैं फ़ोन के ऊपर, नॉर्मली फ़ोन्स के ऊपर नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो वो दिखाना मुश्किल हो जाता है, आपको अपना फ़ोन उसकी तरफ टिल्ट करना पड़ता है और उस टाइम पे आप अपने फ़ोन को व्यू नहीं कर पा रहे होते। बट सैमसंग ने यहाँ पे इंजीनियरिंग की है और एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, जिसको इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि फ़ोन के जो पैनल होता है इसके अंदर जो पिक्सेल्स लगे होते हैं, नॉर्मली ये वाइड एंगल पे लाइट को स्प्रेड कर रहे होते हैं ताकि फ़ोन को वाइडेस्ट एंगल से देखा जा सके। लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे 2 तरह के पिक्सेल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एक वो जो कि नैरो लाइट भेजेंगे और एक वो जो वाइड एंगल पे लाइट भेजेंगे। अब होता ये है कि जैसे ही आप इस फंक्शन को जाकर सॉफ्टवेयर से ऑन करते हैं, तो जो नैरो पिक्सेल्स होते हैं, नैरो लाइट भेजने वाले पिक्सेल्स वो ऑन हो जाते हैं और वो सिर्फ फ्रंट पे लाइट देते हैं, यानी कि सिर्फ आप ही अपनी स्क्रीन को व्यू कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस फीचर को ऑफ करते हैं तो वाइड एंगल वाली लाइट के जो पिक्सेल्स हैं ऑन हो जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि साइडों वाले भी देख पाते हैं। इसकी सिर्फ इतनी सी इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा एरिया विजिबल रहे और कौन सा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आए और आपके इर्द गिर्द वाला कोई ना देख पाए, लेकिन बाकी की पूरी स्क्रीन विजिबल रहे, तो ये आप कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ नोटिफिकेशन इर्द गिर्द वाला नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी की स्क्रीन नज़र आती रहेगी। इसी के साथ आप इसको कंट्रोल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स को लॉक कर देंगे। इन ऐप्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो फ़ौरन से वो ऑन कर देगा, और जैसे ही आप इसको ऐप को बंद करेंगे तो वापस से नॉर्मल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप इसको रूटीन्स के साथ भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप घर के अंदर आएँ तो इसको ऑन कर लें और घर से बाहर जाएँ तो ये ऑफ हो जाए, या फिर घर के अंदर आएँ तो ये ऑफ हो जाए और घर से बाहर जाएँ तो ये ऑन हो जाए। इसको रूटीन्स के साथ भी सेटअप किया जा सकता है। तो मतलब इसकी इंटीग्रेशन को सैमसंग ने सॉफ्टवेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है। इसी के साथ-साथ अगर हम इसके डिस्प्ले के ऊपर ही मज़ीद बात कर लें, तो इस साल भी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि पिछले साल भी थी, ठीक है। M14 का पैनल दे दिया गया है, ये एक अपग्रेड है, लास्ट टाइम M13 था। और साथ ही साथ इसके अंदर अब 10 बिट का पैनल आता है, जो कि प्रीवियस ईयर 8 बिट था।
10 बिट का जो पैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ट्रा के अंदर आया है और जो बाकी की 2 डिवाइसेज़ हैं उनमें अभी भी 8 बिट का ही आ रहा है यानी कि S26 और S26 प्लस। और ख़ास बात और कि प्राइवेसी डिस्प्ले वाला जो फ़ीचर है ये भी सिर्फ़ S26 अल्ट्रा के अंदर आया है, S26 और S26 प्लस के अंदर ये वाला फ़ीचर नहीं आया। अगर स्क्रीन हैंड फ़ील की बात कर लें तो अब डिज़ाइन थोड़ा-सा मज़ीद कर्व कर दिया गया है। फ़ोन आपको हाथ में पकड़ने से कहीं पे भी कोई शार्प एजेस वाली फ़ील नहीं देगा। एक चीज़ जो सैमसंग ने अब चेंज की है वो ये है कि एस पेन को इतना मतलब फ़ोन इतना कर्व कर दिया गया है कि जो एस पेन की बैक साइड होती है वो भी बैक साइड भी अब थोड़ी-सी कर्व्ड है। यानी कि आप एस पेन को सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में फ़ोन के अंदर डाल पाएँगे, दूसरी डायरेक्शन में डालने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर नहीं लॉक होगा। ये भी एक सैमसंग ने चेंज किया है। इसी के साथ-साथ अगर आप फ़ोन की थिकनेस की भी बात कर लें तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर व्हिच वाज़ 8.2 मिलीमीटर्स यानी कि S25 अल्ट्रा की अगर मैं बात करूँ दैट वाज़ 8.2 मिलीमीटर्स, बट इस साल जो है उसको कम करके 7.9 मिलीमीटर्स कर दिया गया है और ये अब तक का सैमसंग का सबसे पतला अल्ट्रा फ़ोन होने वाला है। इसी के साथ-साथ जो मेजर अपग्रेड मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हुआ है इस डिवाइस के अंदर वो इसकी चार्जिंग से रिलेटेड है। बैटरी वही है 5000 एमएएच, लेकिन फिर भी जो अल्ट्रा के अंदर जो चार्जिंग स्पीड है ये इम्प्रूव्ड है। इट इज़ नाउ 60 वॉट्स और सैमसंग का क्लेम है कि 30 मिनट्स के अंदर आप लोग 75% को टच कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम प्लस की बात कर लें यानी कि S26 प्लस की तो उसमें 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग अवेलेबल है और S26 बेस वेरिएंट की अगर हम बात कर लें तो उसमें 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग अवेलेबल है। इसी के साथ-साथ अगर हम वायरलेस चार्जिंग की बात कर लें तो येस वायरलेस चार्जिंग भी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। बेस वेरिएंट के अंदर 15 वॉट की और प्लस वेरिएंट के अंदर 20 वॉट्स की, जबकि अल्ट्रा वेरिएंट के अंदर 25 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसमें अभी भी मैगसेफ यानी कि बैक साइड पे जो एक मैग्नेट आता है वो नहीं आता है। इसके लिए आपको अलग से एक स्पेसिफिक केस लगाना पड़ता है जिसके साथ आप इसको अटैच करके मैग्नेट भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इस दफ़ा सैमसंग ने जो 3 फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, बिल्कुल पिछले साल की तरह 2 फ़ोन्स में एक्सिनोस का प्रोसेसर है और तीसरे फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आ रहा है। जो सैमसंग गैलेक्सी S26 और S26 प्लस हैं, इनमें एक्सिनोस 2600 लगा हुआ है। ये भी एक ख़ास बात है, इसको मैं थोड़ा-सा आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। और S26 अल्ट्रा के अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 लगा हुआ है फॉर गैलेक्सी, यानी कि ये 8 एलीट जेन 5 का थोड़ा-सा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। अब जो मैंने बात की कि एक्सिनोस 2600 के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो ये है कि एक्सिनोस 2600 दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि 2 नैनोमीटर पे बेस्ड है और ये पहली बार हुआ है कि एप्पल से पहले कोई ये टेक्नोलॉजी लेकर आ गया है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई एडवांसमेंट्स प्रोसेसर के अंदर आती हैं, वो सबसे पहले एप्पल लेके आ रहा होता है। बट इस दफ़ा थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सैमसंग ने इस दफ़ा शायद लीड ले ली है इस मामले में और इस दफ़ा एक्सिनोस 2600 दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि 2 नैनोमीटर पे मैन्युफैक्चर हुआ है। और सुनने में अभी तक ये आया है, क्योंकि अभी तक इसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हुई नहीं है, तो सुनने में ये आया है कि AnTuTu के स्कोर्स के अंदर इसने 8 एलीट जेन 5 को भी बीट किया है। बट रॉ परफॉर्मेंस अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इतना स्टेबल नहीं रहने वाला जिस तरीके से 8 एलीट जेन 5 रहेगा। कॉज़ ये बात सबको पता है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं वो नॉर्मली गैलेक्सी के अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी रॉ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और लॉन्ग टर्म होती है। मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी गेमिंग करते रहें तब भी उनकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती, हीट नहीं करते वो। इसी के साथ जिसमें वेपर चैम्बर है उसका साइज़ फिर से इंक्रीज़ कर दिया गया है। प्रोसेसर की ही मज़ीद अगर बात कर लें तो 19% से फास्टर सीपीयू है। इसी के साथ-साथ 39% फास्टर एनपीयू है गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का। तो ये एक अच्छा एज हमें मिल गया है कि एनपीयू से हमें जो ऑन डिवाइस एआई की कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी हो पाएंगी। और ख़ास तौर पे सैमसंग के सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर आप इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं कि क्या वो क्लाउड को यूज़ करे एआई कैलकुलेशंस के लिए या फिर सिर्फ फ़ोन के ऊपर ऑन डिवाइस कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाए। अगर इसी डिवाइस की हम वेरिएंट्स के ऊपर बात कर लें तो इसमें 3 ही वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं स्टोरेज के रेफरेंस से। 256 जीबी का बेस वेरिएंट होने वाला है, 512 का मिडिल वेरिएंट और 1024 यानी कि 1 टेराबाइट का जो है वो फ्लैगशिप वेरिएंट होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा वेरिएंट होगा, सबसे बड़ा भाई कह सकते हैं आप इसे। रैम की अगर बात कर लें तो 2 ऑप्शंस हैं, 12 जीबी और 16 जीबी। रैम की टाइप की अगर बात कर लें तो LPDDR5X की रैम आती है और साथ ही साथ अगर स्टोरेज टाइप की बात कर लें तो UFS 4.0 की स्टोरेज भी जो है वो हमें मिल जाती है तीनों ही फ़ोन्स के अंदर। इसी के साथ-साथ अगर हम बैटरी की बात कर लें तो बैटरी जो है वो 4300 एमएएच की बैटरी मिलती है हमें गैलेक्सी S26 बेस वेरिएंट के अंदर और 4900 एमएएच की बैटरी मिलती है गैलेक्सी S26 प्लस के अंदर और 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के अंदर, जो कि एक थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी है क्योंकि इस टाइम पे जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं
कोई भी 7000 मिलियन पावर से नीचे नहीं है। सबकी बैटरी तकरीबन 7000 एमएएच से ऊपर की है, फ्लैगशिप्स की बात करूँ अगर तो। लेकिन सैमसंग ने पता नहीं क्यों इस साल भी 5000 एमएएच को कंटिन्यू किया है, जो कि इससे पहले S25, S24, S23, S22, S21 और इवन S20 अल्ट्रा के अंदर भी 5000 मिलियन पावर की ही बैटरी थी। आई डोंट नो कि सैमसंग ने इसको चेंज क्यों नहीं किया, बट यस ये ऐसे ही है। इसके बाद अगर हम कैमराज़ की भी बात कर लें तो कैमराज़ में कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन हाँ, नाइटोग्राफी में आपको एक चेंज नज़र आने वाला है अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर। बाकी दोनों डिवाइसेस के जो कैमराज़ थे S26 और S26 प्लस के, वो बिल्कुल वही कैमराज़ हैं जो कि S25 के अंदर आया करते थे। S26 अल्ट्रा के अंदर जो कैमराज़ हैं वो बिल्कुल मेगापिक्सल्स के हिसाब से बिल्कुल सेम है, यानी कि 50+, 200+, 50+10 का कैमरा आपको मिलने वाला है। इसके अंदर जो 200 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर था और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर था, उनका अपर्चर चेंज किया गया है। और जो मेन सेंसर है यानी कि 200 मेगापिक्सल वाला, उसका जो अपर्चर है वो इस टाइम f1.4 हो गया, यानी कि आपको एक यूँ कह लें कि नाइटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आने वाला है। अभी तो कुछ आने वाले टाइम में इसके जब रिव्यूज़ वगैरह शूट होंगे और जब मेरे पास भी फ़ोन आएगा इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसमें आइडिया भी हो जाएगा। इसी के साथ इसमें वीडियोग्राफी के अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है जो हॉरिजॉन्टल लॉक कहलाता है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को टिल्ट करके या सीधा करके भी वीडियो बनाएँगे तो वो जिस पोज़ीशन में आपने लॉक किया था उसी पोज़ीशन में वीडियो को बना के रखता रहेगा। और ये बेसिकली ऑप्टिकल वीडियो स्टेबलाइजेशन को मज़ीद एनहांस किया गया है। इसी के साथ-साथ अगर हम बाकी बेस वेरिएंट के कैमरा के मेगापिक्सल्स की बात कर लें तो वो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 10 का कैमरा है, ठीक है। इसी के साथ-साथ अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो यस, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सैमसंग हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। और सैमसंग ने इस फ़ोन के अंदर भी मतलब जो लॉन्च हो रहा है ये One UI 8.5 के साथ लॉन्च हो रहा है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 16 के ऊपर। साथ ही साथ सैमसंग 7 साल की मेजर ओएस अपडेट जो है वो प्रॉमिस कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं जिसका एक और मेजर हाइलाइटिंग फीचर था एजेंटिक एआई का। एजेंटिक एआई अब बेसिकली जिस फ़ोन के अंदर डाली गई है, आई डोंट नो कि इसको एजेंटिक किस तरीके से कहा जा रहा है या मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है, क्योंकि एजेंटिक एआई इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एजेंटिक एआई इस शायद कह रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को खुद से इंटीग्रेट कर सकता है, पढ़ सकता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक फ़ीचर जो आपने सैमसंग के S24 सीरीज़ के लॉन्च टाइम में देखा होगा कि वीडियोज़ के अंदर से ये विंड की नॉइज़ को या फिर किसी भी इर्द-गिर्द के बैकग्राउंड नॉइज़ को ख़त्म कर सकता था। वो फ़ीचर अब यूट्यूब पे भी आ गया है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो व्यू कर रहे हैं और आप जाके उस फ़ंक्शन को ऑन कर देते हैं, तो उस वीडियो के अंदर जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ होगी या विंड नॉइज़ होगी, उसको ये कट ऑफ करके आपको एक क्लियर क्रिस्प वॉइस जो है वो सुना देगा। इसी के साथ इसमें एक एआई कॉलिंग का फीचर है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ये बेसिकली करता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है या इवन किसी नॉन नंबर से फ़ोन आ रहा है और आप उस टाइम पे फ़ोन आंसर करने की कंडीशन में नहीं है, तो जो आपका एआई एजेंट है वो आपके लिए फ़ोन उठा लेगा और उस बंदे से बात करेगा। अगर तो मसला वैसे ही हल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ज़रूरी बात है और वो आप तक कन्वे करना चाह रहा है, देन आपका फ़ोन रिंग भी करेगा और आपको वहाँ पे शो करेगा कि इस बंदे को ये काम है आपसे और ये आपसे इसलिए बात करना चाह रहा है। देन फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको उठाना चाहते हैं या आप एआई को ही कह देते हैं कि यार इस बंदे को कह दो कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में फ़ोन उठा लूँगा या कॉल बैक कर लूँगा। तो ये काम भी यहाँ पे पॉसिबल कर दिया गया है सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ-साथ अगर हम बात कर लें इसके अंदर कुछ रिमाइंडर्स और इस तरह के फीचर्स जो कि ये स्मार्ट फीचर्स के नाम से हम कह सकते हैं डाले गए हैं। उनमें ये है कि अगर आपको किसी बंदे का नोटिफ़िकेशन आता है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी इस टाइम पे फ़ेब चल रहा है और आपने सितंबर के अंदर किसी बंदे से मिलने जाना है या आपने सितंबर के अंदर दुबई का विज़िट करना है या कोई इस तरह का मैसेज आपको एक आ जाता है कि जी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 7th ऑफ सितंबर को दुबई जाना है। तो उसके लिए अब आपको ज़ाहिर बात है आपने उस टाइम पे मैसेज तो देख लिया, लेकिन व्हेन सितंबर रीचेज़ आपके ज़हन में नहीं रहा। आपने अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी करवा लिया फ़ेब के मंथ के अंदर ही, लेकिन सितंबर में आपने जब आपने परचेज़ करनी थी, उस टाइम पे आप टिकट परचेज़ नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि आपने रिमाइंडर भी ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन गैलेक्सी जो डिवाइसेज़ हैं, इसको पता है कि आपको एक टाइम पे नोटिफ़िकेशन आया था कि 7 सितंबर को आपने दुबई जाना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली 5 सितंबर को याद करवा देगी कि आपने जो है 7 सितंबर को दुबई जाना है, तो क्या मैं आपकी टिकट्स परचेज़ कर लूँ? इसी तरीके से अगर आप कहीं पे प्लान जाने के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगी कि क्या मैं आपके लिए उबर बुक कर दूँ, ठीक है? इसी तरीके से ये अगर आपने कहीं पे कोई बंदा आपको मैसेजिंग करता है कि यार मुझे पिछले वीक जो हम इवेंट में गए थे उसकी पिक्चर्स आपने अपने फ़ोन से खींची थी, मुझे वो प्लीज़ सेंड कर दो। अब पिछले वीक की फ़ोटोज़ आपको अपनी गैलरी में ढूँढनी पड़ेंगी, लेकिन वहीं पे आपको कीबोर्ड का सजेशन आ जाएगा कि
गैलरी से जो पिछले वीक की फ़ोटोज़ हैं उसी इवेंट की, क्या मैं वो आपको निकाल के दे दूँ जो आप उनको भेज सकें? वो आपको वहीं पे निकाल के दे देगा, आप उन्हें वहीं से सॉर्ट आउट करेंगे कौन सी आपने भेजनी है और कौन सी नहीं भेजनी, और वहीं से वो सेंड हो जाएँगी। इस तरह के स्मार्ट फीचर्स जो हैं वो काफ़ी सारे इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होंगे जो कि सैमसंग ने अपने इवेंट के अंदर बताए नहीं हैं। ये तभी पता लगेगा जब फ़ोन अपने हाथ में आएगा। तो वेट कर रहा हूँ इसका, जैसे ही फ़ोन मेरे पास आता है मैं उसका रिव्यू भी शूट करूँगा जल्द ही करूँगा ये काम। तो जैसा ही इसका रिव्यू शूट होता है, मैं इसको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ-साथ इस इवेंट के अंदर गैलेक्सी बड्स 4 और बड्स 4 प्रो को भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसको इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर नहीं करने वाले, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो बना दूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस पे भी न्यू वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।